दोस्तों, एक चाय की टपरी थी। उस चाय की टपरी पर एक औरत काम करती है। अब वो चाय की टपरी उसी औरत की थी और वो औरत उस चाय की टपरी को चला रही होती है और उससे अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और सुबह से लेकर शाम तक उस चाय की टपरी पे बहुत मेहनत करती है। उसकी चाय की टपरी पे बहुत सारे लोग चाय पीने भी आया करते थे। अब एक दिन क्या होता है, उसकी चाय की टपरी पे एक आदमी आता है। वो उससे चाय बनाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो औरत उस आदमी की ओर देखती है तो तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस आदमी के पैरों में पड़ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब वहाँ पे बैठ के जो लोग चाय पी रहे थे वो इस बात को देख के अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये औरत इस आदमी के पैरों में पड़ गई है और रो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसके डेली वाले थे, बहुत पहले से चाय पी रहे थे। तो वो सब इस बात को देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसके पैर पकड़ के छू के रो रही है और माफ़ी मांग रही है। तो इसने ऐसा कुछ तो किया होगा, ऐसी क्या गलती कर दी इसने कि इस आदमी के पैर पकड़ के छू रही है। तो वहाँ पे कुछ आदमी जो होते हैं उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप एक बात बताइए, ये आपके पैर पकड़ के रो क्यों रही हैं। तो वो आदमी बताता है कि ये कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। आज से लगभग 3 साल पहले हम दोनों का तलाक हो गया और तब से हम लोग अलग हो गए। अब दोस्तों, अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे वो औरत चाय की दुकान तक आई और वो आदमी चाय की दुकान पे कैसे आया, क्या थी पूरी स्टोरी, आज इसी स्टोरी को हम पूरी जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है। वहाँ पे एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था दीपक। दीपक बहुत ही अच्छे घर का था, उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पूरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी। तो दीपक एक कन्नौज जिले में ही एक कॉलेज में पढ़ा करता था और उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया देखने में बहुत सुंदर थी, बातचीत भी अच्छी किया करती थी। उसका परिवार बहुत गरीब होता है। उसके परिवार गरीब होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके पिता और उसका भाई बहुत पहले किसी वजह से मर गए थे। तो प्रिया को भाई का और पिता का प्यार नहीं मिला होता। अब होता क्या है, एक दिन ये दोनों कॉलेज में मिल जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों के मन में प्यार उठ जाता है। तो होता क्या है, थोड़ा थोड़ा करके इनमें दोस्ती हो जाती है, दोस्ती से बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत के बाद इन दोनों के नंबर शेयर हो जाते हैं। फिर फ़ोन पे लंबी लंबी बातें होना शुरू करती हैं। अब इन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। समय बीतता जाता है, जैसे ही समय बीतता जाता है तो अब वो समय आ जाता है कि ये दोनों लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो इधर दीपक कहता है कि मैं बिना फैमिली की मर्जी के शादी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, तुम अपने परिवार से जाके पूछो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं अपने परिवार से जाके बात करता हूँ। अगर वो एग्री होंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब दीपक अपने घर आता है और अपनी माँ से बात करता है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, सज्जन है और अच्छे परिवार से है, बस वो गरीब है, वो हमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं दे पाएंगे। आप सोचो कि दहेज में कुछ मिल जाए तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन दीपक के परिवार के लोग बहुत अच्छे थे, सभ्य थे और पढ़े लिखे थे। तो उनकी माँ कहती हैं, बेटा दहेज वाली बात आई कहाँ से। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है और वो लड़की अच्छी है तो कोई बात नहीं, हम शादी के लिए भी तैयार हैं। बस हमारी एक शर्त है, शर्त ये है कि लड़की हमारे परिवार को एक साथ लेके चले, घर में सुख शांति बनाए रखे और किसी वजह से हमारे घर में कोई भी कलह कलेश ना हो। जैसे ही दीपक ये बात सुनता है तो वो कहता है, मम्मी जैसी लड़की आपको चाहिए वो वैसी ही लड़की है। तो दीपक के परिवार वाले क्या होता है, इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम उसके घर वालों से हमको मिलवाओ, हम उनसे शादी की बात करते हैं। अब इधर दीपक के परिवार के लोग इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी ओर आते हैं उस लड़की के घर की ओर। उस लड़की के घर पे सिर्फ उसकी माँ रहती है। वो अपनी माँ से बात करती है कि ऐसे ऐसे बात, एक लड़का है अच्छे परिवार का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो हमसे कोई दान दहेज भी नहीं लेंगे। तो उसकी माँ सुनती है कि भाई लड़का अच्छे परिवार का है और सबसे बड़ी बात है कि शादी फ्री में हो रही है, ना कोई दान है ना दहेज है, वो अपनी तरफ से सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी शादी के लिए तैयार हैं।
अब उन दोनों के परिवार वाले एक डेट निकालते हैं मिलने की, यानी कि देखने की। अब लड़का लड़की तो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे और देखा हुआ था, लेकिन उनके परिवार के लोग नहीं जानते थे। अब उनके परिवार के लोग एक डेट निकालते हैं, वो लोग मिलते हैं, तो छोटा सा प्रोग्राम टाइप कुछ कर लेते हैं, तो परिवार में बोलचाल अच्छी हो जाती है। तो अब फाइनल होता है कि शादी की डेट क्या रहे, तो अब वो लोग शादी की डेट निकालते हैं। दोस्तों, शादी की डेट भी फाइनल हो जाती है। उसके बाद दीपक की शादी होती है। दीपक की शादी जब होती है तो शादी की सारी रस्में होती हैं, शादी कंप्लीट हो जाती है और लड़की अपने ससुराल आ जाती है। अब जब वो लड़की शादी होकर अपने ससुराल आती है तो होता क्या है दोस्तों, जब बहू नई नई आती है तो उससे कोई काम नहीं कराया जाता, 2-4 दिन तक उससे काम नहीं कराया जाता। उसके बाद में क्या होता है, चूल्हा पूजता है। चूल्हा पूजने के बाद में लड़की को रसोई में एंट्री देते हैं कि अब तुम घर का काम करना शुरू करो और अपने घर के काम को देखना शुरू करो। दोस्तों, होता क्या है, प्रिया पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन उसके अंदर थोड़ी संस्कारों की कमी रह गई थी। अब घर में किससे कैसे बात करनी है, क्या नहीं करना, सासू माँ से कैसे बोलना है, पति से कैसे बोलना है, जेठ से देवर से कैसे बात करनी है, उसे इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अपने घर में पिता और भाई का होना बहुत ज़रूरी है। सही मायने में तो घर में सभी का होना ज़रूरी है, लेकिन पिता भाई क्या होते हैं, वो समाज को देख के चलते हैं, वो सारी दुनिया को देखते हैं कि घर के बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पड़ोस में बहू आई है वो क्या कर रही है, उसकी बेटी क्या कर रही है, तो उन्हें पूरे शहर के बारे में, मोहल्ले के आसपास के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो माँ होती है वो हमेशा घर के अंदर रहती है। अब घर के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, वो उसके अंदर की जानकारी देगी। अब उसके परिवार में ले दे के थे ही 2 लोग, एक उसकी माँ और एक प्रिया। अब वो क्या सिखाए उसकी माँ कि ससुर से कैसे बात करनी है, उसके वही पिता हो, भाई हो, बहन हो, और भी लोग हों तो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाएं कि भैया तुम्हें वहाँ पे जाना तो ये चीज़ करनी है। लेकिन उसके घर में थी उसकी माँ। अब माँ अपने सारा दिन में काम में लगी रहती थी, प्रिया कॉलेज जाती थी, घर पे आती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, इसके अलावा उसने कुछ सीखा ही नहीं। अब होता क्या है, प्रिया ने आज़ादी की ज़िंदगी जी थी, आराम की ज़िंदगी दी थी। तो मायका दोस्तों मायका होता है और ससुराल ससुराल होता है। अपनी माँ के घर पे आप चाहे 10 बजे सो के उठो, चाहे 12 बजे सो के उठो, साफ सफाई करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ससुराल में जाके ये चीज़ नहीं चलती। सास जो है अपनी बहू से सारे काम लेती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो सारी चीज़ जानती है कि उसके साथ जो हुआ वो उसकी बहू के साथ भी होगा। तो प्रिया क्या करती है, टाइम से नहीं उठती थी, ना ही अपने सास ससुर को, अपने पति को समय से खाना देती थी। अगर कोई उससे कुछ बोलता था तो वो उसे उल्टा जवाब दे दिया करती थी। अब ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि जो दीपक था अब वो भी परेशान हो गया, तो उन लोगों के बीच में कहासुनी होने लग जाती है। अब जैसे ही उन लोगों के बीच में कहासुनी ज़्यादा होने लगी तो प्रिया को एक दिन आ गया गुस्सा। उसने पैक किया अपना बैग और सीधे अपनी माँ के घर पे आ गई। दोस्तों, किसी ने एक बात बोली थी, मैंने नेट पे ही देखी थी, बहुत बड़ी भागवताचार्य थी, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था, जो लड़की शादी के बाद अपनी मायके से शिक्षा लेती है वो आखिर में डिवोर्स की डिग्री हासिल कर कर ही जाती है। अब जब प्रिया अपना बैग लेके अपनी माँ के घर पे आती है तो उसकी माँ उसे देख के ये नहीं कहती कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि प्रिया अपनी माँ से फ़ोन पे कंटिन्यू बातें किया करती थी कि आज मेरे साथ यहाँ पे ये हो रहा है, आज मेरे साथ यहाँ पे ये हो रहा है, मेरे को आज पतिदेव डांट रहे थे कि सास सुना रही थी कि मेरे पोंछा लगवा लिया, खाना बनवा लिया, फलान करवा दिया, ढिकान करवा दिया। तो उसकी माँ भी माँ से उसे ज्ञान दिया करती थी। अब जब वो अपनी माँ के घर पे आ जाती है तो उसकी माँ एक पल के लिए भी उससे ये नहीं बोलती कि बेटा ये तूने क्या कर किया, तो अपने पति को छोड़कर आ गई या अपने ससुराल को छोड़ के आ गई, ये सबसे गलत है। लेकिन उसकी माँ ने उसको 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं समझाया, बल्कि उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया। अब प्रिया अपने घर पे आके रहने लग जाती है और देखते देखते 1 साल बीत जाता है और प्रिया अपने घर पे है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में थाने दरबार होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जाते हैं और आखिरकार प्रिया की माँ जो होती है उसके पति के ऊपर दहेज उत्पीड़ना का केस लगा देती है। अब दहेज उत्पीड़ना का केस लग गया तो भैया अब क्या होगा, अब कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है, यानी कि अब तलाक तो हो ही रहा है। अब जब होता क्या है, लड़के वाले दोस्तों कितने भी सही हों, कितने भी सही हों, लेकिन जब डिवोर्स होता है तो उसके लड़की के घर वाले उनसे 1-1 पैसा वसूलते हैं।
उन्होंने शादी में लगाया था, उनकी लड़की उनके घर पे जितने दिन रही थी, वो एक एक पैसा वसूलते हैं। अब दीपक के परिवार वाले लोग बहुत सज्जन थे, वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट कचहरी हो, कि कोई उनके घर का आदमी जेल जाए, वो इन चीज़ों से दूर रहना पसंद करते थे। तो प्रिया की माँ क्या करती है, उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाती है, मारपीट का केस लगाती है। आखिरकार उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है और कुछ रकम फाइनल होती है। तो दीपक के परिवार के लोग प्रिया की माँ को उतनी रकम देते हैं और उस केस से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, दीपक ने अपनी शादी में 1 रुपया नहीं लिया था, बल्कि सारे पैसे अपनी जेब से लगाए थे। और उसकी माँ ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था और उससे बहुत मोटी रकम लीची थी। और जो तलाक की कार्रवाई चली थी वो पूरे 3 साल चली थी, और 3 साल के बाद दीपक और प्रिया का डिवोर्स हुआ था। दोस्तों, अब प्रिया का डिवोर्स तो हो गया, अब क्या होता है, लगभग 6 महीने बाद प्रिया की माँ का देहांत हो जाता है। दोस्तों, जब तक प्रिया की माँ जिंदा थी तब तक वो कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर लेती थी, घर को खर्च चला लेती थी, हर काम आराम से हो जाता था। लेकिन अब उसका घर कैसे चलेगा? प्रिया ने कभी कोई काम नहीं किया, किसी के आगे सर नहीं झुकाया, उसको बोलने का सलीका नहीं था। अब प्रिया के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। अब जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है तो दोस्तों, जब खाने के लिए नहीं होता तो आदमी कुछ भी काम कर लेता है। तो जो दहेज के जो पैसे उसको मिले थे, जो उसने दीपक के घर वालों से ऐंठे थे, वो उन पैसों से उत्तराखंड के हरिद्वार में एक छोटी सी जगह खरीदती है और वहाँ पे चाय की टपरी खोल लेती है। और वो वहाँ पे लोगों के झूठे गिलास धोया करती है। उसने सपने अपने ससुराल में ससुरालिया लोगों को जवाब दिया था उनके झूठे बर्तन धोने पे, और आज वो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन धो रही है। अब क्या होता है, उसने दुकान तो खोल ली। अब दुकान खोलने के बाद वो चाय बेचने लगती है, तो धीरे धीरे करके उसकी दुकान चलने भी लगती है। उसके रोजाना के ग्राहक भी बन गए थे, यात्री आते हैं तो चाय पीते हैं, तो उसका दुकान चलती है, तो उस पर कुछ पैसे आते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर लेती है। लेकिन उसकी दुकान इतनी अच्छी नहीं चलती कि जिससे वो खुश रहे। आज भी वो दुखी है। दोस्तों, आज वो एक ढकेल पे या टपरी पे खड़ी होकर चाय बेच रही है, चाय बना रही है दूसरे लोगों के लिए, फिर भी दुखी है, चाहे उसको उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर उस समय पे वो अपने ससुराल में अपने पति के लिए, अपनी सास के लिए, अपने ससुर के लिए सही समय पे अगर चाय दे देती ना, तो आज उसका जीवन बहुत अच्छा होता। आज वो ग्राहकों से तू तड़ाके से भी नहीं बोल सकती, वो वहाँ पे जवाब दिया करती थी। होता क्या है, जब हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलने लगती है ना ज़्यादा, तो हम उनकी केयर नहीं करते। लेकिन जब वो फैसिलिटी हमसे छिन जाती हैं तो हम दर दर की ठोकर खाते हैं। दोस्तों, चलिए, अब होता क्या है, एक बार की बात है, दीपक और उसके दोस्त हरिद्वार घूमने की प्लानिंग करते हैं कि चलो गंगा जी नहाने चल रहे हैं। तो उसके दोस्त और दीपक गंगा जी नहाने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं चलो हरिद्वार गंगा जी नहाने आए हैं तो आज हरिद्वार घूम ही ले। तो वो लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास के एरिया सब जगह घूम रहे होते हैं। तो उनकी प्लानिंग होती है, जैसे घूमने जाते हैं तो वो कहते हैं चलो भाई चाय वाय पी लें। तो वो टपरी पे जाते हैं। अब टपरी पे जाके वो चाय का ऑर्डर देते हैं। अब वो जिस टपरी पे चाय का ऑर्डर देते हैं दोस्तों, वो टपरी प्रिया की होती है। उस दुकान पे प्रिया चाय बना रही होती है। अभी दीपक की नज़र प्रिया के ऊपर नहीं पड़ी है और ना ही प्रिया की नज़र दीपक के ऊपर पड़ी है। अब वो ऑर्डर देते देते हैं कि इतनी चाय बना दो। अब जैसे ही वो लोग वो चाय बना के प्रिया लेके आती है तो उसके दोस्तों को चाय दे रही होती है। उसे क्या मतलब कौन है कौन नहीं है, वो सबको चाय दे रही होती है। अब जैसे ही प्रिया दीपक को चाय देती है तो प्रिया और दीपक की नज़रें मिल जाती हैं और दोनों को एकदम झटका लग जाता है कि अरे ये क्या। तो प्रिया और दीपक के हाथ में जो चाय का कप होता है वो छूट जाता है और प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत दीपक के पैरों में पड़ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही ये सीन वहाँ पे क्रिएट होता है तो वहाँ पे आसपास के सारे लोग उन्हें देखते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है, चाय वाली इस आदमी के पैरों में पड़ के रो क्यों रही है, इसने ऐसा क्या कर दिया। दीपक के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि, उन्हें ये तो पता था कि दीपक का डिवोर्स हो गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्रिया है और यही दीपक की पत्नी है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, उससे माफ़ी मांगती है। तो दीपक के साथ ही पूछते हैं ये कौन है, वहाँ पे खड़े हुए लोग भी पूछते हैं ये कौन है, तो बताता है कि यही मेरी पत्नी है, हम लोगों की शादी हुई थी, हम पहले कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोगों का प्यार हुआ, हम दोनों ने लव मैरिज की थी परिवार की रजामंदी से, फिर ये मेरे घर पे आई, ऐसा ऐसा हुआ, फिर हम लोगों का तलाक हो गया, फिर हम लोग
अलग हो गए। प्रिया दीपक से पैर पड़ के माफ़ी मांगती रहती है। अब भाई देखो, दो चीज़ें हैं। वैसे तो मैं लव मैरिज के मतलब प्यार मोहब्बत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब प्यार सच्चा होता है ना तो मन कहीं ना कहीं पिघलने लगता है। तो दीपक का मन जो है वो प्रिया के लिए पिघलने लगा। तो वो उससे पूरी जानकारी लेता है, क्या करती हो क्या नहीं करती, माँ कहाँ है, तो पता चलता है माँ ख़त्म हो गई है। तो दीपक कहता है कि अब तुम चाहती क्या हो, क्योंकि अभी दीपक ने शादी नहीं की और ना ही प्रिया ने शादी की। तो प्रिया कहती है, मैं सारी पुरानी बातों को भुलाकर आपके साथ दोबारा से रहना चाहती हूँ। अब अकल आई है, अब उसके साथ रहना चाह रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहती है कि मैं सारी बातों को भुलाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है, भाई तुमने मेरे घर में इतने कलेश किए, तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मेरे परिवार वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, अब मैं तुम्हें लेके भी जाऊँ तो अपने परिवार वालों से क्या कहूँ। वो कहती है, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं सबके पैर पड़ लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ले लो, मुझे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। फिर भी दीपक के मन में थोड़ी उसके लिए जगह होती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। अब भी देखिए दीपक के परिवार के लोग कितने अच्छे थे। वो जैसे ही अपनी माँ को फ़ोन करता है वो सारी बात बताता है। तो दीपक की माँ कहती है, बेटा ज़रा उस दिन को याद कर जब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे और ये और इसकी माँ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। अब भी बता तू उसके साथ रहना चाहता है। तो वो उसको और बात बताता है। वो कहता है कि आज प्रिया के साथ कोई नहीं है, ना उसकी माँ है, अब कोई भी नहीं है, अब वो अकेली ही अपनी जीवन काट रही है और मैं उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा चल, हम तेरी खुशी के लिए दोबारा से झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि अब वो हमारे घर में आके कभी कलेश तो नहीं करेगी, दोबारा से हमारे पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाएगी, हमें परेशान तो नहीं करेगी। तो प्रिया दीपक से कहती है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, जैसे आपके परिवार के लोग कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, मैं अपनी तरफ से बोलूँगी भी नहीं। वो कहेंगे सुबह तो सुबह, वो कहेंगे शाम तो शाम। दीपक क्या करता है, प्रिया को अपने घर लेकर वापस आता है। प्रिया उसकी अपनी सास से मिलती है तो उसके पैर पड़ती है, रोती है ज़ोर ज़ोर से, अपने ससुर के पैर पड़ती है, अपने देवर जेठ सबसे माफ़ी मांगती है कि जो हुआ मैं सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आगे से ऐसा जीवन में नहीं करूँगी। दीपक के परिवार के लोग बहुत अच्छे थे, वो सभी उसे माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, आज प्रिया और दीपक एक साथ रह रहे हैं। फिर से दीपक ने प्रिया को अपना लिया है, वो दोनों एक साथ रह रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन काट रहे हैं। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे झगड़े, कुछ छोटी छोटी बातें हमारे परिवार को बिगाड़ देती हैं। अगर हमें अपना परिवार सही से चलाना है तो थोड़ा हमें झुकना पड़ेगा और थोड़ा ही सामने वाले को झुकना पड़ेगा, तभी हमारा परिवार सही से चल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और ये कहानी भी सत्य है। और एक और बात, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। नमस्कार।